जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है और आज की इस वीडियो में हम शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार बुक का सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उनमें से हमारा पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण पूछा है, ठीक है। ये आपके 2022 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, एग्जाम में आया था। शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए या फिर क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्यागत क्षेत्रों की पहचान करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस समस्या का निर्धारण करते हैं, ठीक है। फिर उसके उद्देश्य की पहचान करते हैं, फिर कार्य योजना का निर्माण करते हैं, फिर योजना का क्रियान्वयन करते हैं और उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण होता है, परिणाम निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद हम उसको प्रतिवेदन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो 2022 में पूछा गया था, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में अंतर पूछा गया था हमसे। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि छात्र किसी विषय में कितनी योग्यता रखता है, ठीक है ना जी। अब निदानात्मक परीक्षण की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, उन कारकों की खोज करना जिसके कारण किसी विषय में छात्र प्रगति नहीं कर पा रहा है। मतलब उन सभी कारकों की हम इसमें खोज करते हैं निदानात्मक परीक्षण में, जिसके द्वारा बच्चा जो है कक्षा में अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर है, दो पॉइंट में समझ लीजिए कि सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो निरंतर चलता है, ठीक है। सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसे निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। लेकिन व्यापक मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना नहीं कहा जा सकता। दूसरा, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है, ठीक है ना। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह चलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि सतत मूल्यांकन में जो है बच्चे की, जो भी छात्र होते हैं हमारे कक्षा में, उनके शैक्षिक कौशलों की जांच जो है हर महीने होती है। वो पढ़ने लिखने में कैसे हैं, इन सब चीज़ों की जांच करते रहते हैं। कब? हर महीने करते हैं। लेकिन व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ करते हैं। समझ गए, ये तो हो गया हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन में अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में। तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य बता रहा हूँ मैं 2 लाइनों में। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों का अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रति माह मूल्यांकन करना, ये भी हमारा सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। अब जो हमारा प्रश्न है ये 2018 और 2019 के डीएलएड एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा प्रश्न है पता है, मापन तथा परीक्षण में अंतर। कई बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिए कि मापन में जो है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, लेकिन परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन का क्षेत्र व्यापक होता है और परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, ठीक है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है और परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जल्दी से। तो हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियाँ क्या होती हैं, बताइए। तो सबसे पहले हम क्या है, नमूना तैयार करना, दूसरा ब्लूप्रिंट की तैयारी, तीसरा प्रश्न बनाना, चौथा प्रश्न पत्र का संपादन, अंक तालिका और अंक प्रणाली तैयार करना। अगला प्रश्न हमारा है, परिकल्पना किसे कहते हैं और इसके प्रकार। तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व चिंतन, यानी कि परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है, ठीक है। और परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, निर्देशित परिकल्पना और जो दूसरी होती है वो हमारी है निर्देश रहित परिकल्पना। निर्देशित परिकल्पना में दिशा प्राप्त होती है, ठीक है, और निर्देश रहित परिकल्पना में कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, ठीक है। तो उसे निर्देश रहित परिकल्पना कहते हैं। अब हमारा बात करते हैं क्रियात्मक शोध का अर्थ, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो भैया क्रियात्मक शोध का अर्थ क्या होता है, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, एग्जाम में 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, बताइए। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यानी कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, ये हमारा है क्रियात्मक शोध का मूल आधार, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट आ गया एक और प्रश्न जो कि 2018 में डीएलएड में पूछा गया था, ब्लूप्रिंट क्या है। तो भैया ब्लूप्रिंट की मदद से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है,
याद रखना ये बात, ब्लूप्रिंट की मदद से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है और बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि ब्लूप्रिंट के बिना प्रश्न पत्र का निर्माण होता तो वह उत्तम प्रश्न पत्र नहीं होता। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अतिलघु में भी आ सकता है और आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, ब्लूप्रिंट क्या होता है इसके बारे में अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 2017 में हमसे पूछा गया था कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो भैया, मूल्यांकन का वह तरीका जिसके द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं कौशलात्मक पक्ष, समस्त गुणों और विशेषताओं का मूल्यांकन सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। एक और दमदार प्रश्न हमारा आ गया है, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर पूछा है। तो आप क्या लिखेंगे, मापन मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मापन में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल्यांकन में हम तुल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। मापन मूल्यांकन के पहले होता है और मूल्यांकन जो है मापन के बाद में होता है। तो यही हमारा है। अब मूल्यांकन से आशय क्या है, ये भी हमारा एक टॉपिक है, 2019 में पूछा गया था। तो भैया, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जब शिक्षक द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, मतलब जब टीचर बच्चों को सीखता है और सिखाता है, ठीक है, तो उसकी जो सीखने सिखाने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो अधिगम स्तर की जांच होती है और इसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। अब उन प्रश्नों की बात करेंगे जो 1 नंबर में हमसे कई बार पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि 2019, 2022, 2018 में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हमने एक बताया था प्रश्न आपको 2018 में जो आया था, क्या बताया था कि क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना क्या बताया था मैंने। तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र होता है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। मैंने बताया था अभी 2019, 2022 में पूछा गया हमसे शैक्षिक शोध क्या है। ठीक है, शैक्षिक शोध क्या है या शैक्षिक अनुसंधान किसे कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जो शोध यानी कि जो अनुसंधान शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है। ठीक है, जो टीचिंग से संबंधित होती हैं, जो एजुकेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं, उन पर जो शोध किया जाता है, तो वही शैक्षिक शोध कहलाता है। ठीक है, अगला फिर से हमारा 2019 और 2022 में पूछा गया है ये प्रश्न, लिखित परीक्षा की उपयोगिता पूछी गई है कि भैया लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 या 3 लाइनों में लिख देना, आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है। इसके द्वारा जो है छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है और लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। आगे बात समझ में अच्छे से। एक प्रश्न और हमसे 2019 में पूछा गया था कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे भाषा, व्याकरण और बोली। एक और प्रश्न हमसे पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। तो पहली विधि में हम क्या लिखेंगे, छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना। दूसरे में लिखेंगे प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी यानी कि सीखने संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2017 में पूछा गया था। और ये प्रश्न क्या था, चलिए देखते हैं। शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए, ये पूछा था हमसे। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नेगेटिव परिकल्पना होती है, नकारात्मक होती है, जिससे ये मानकर चलते हैं कि 2 चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूह में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई, ये प्रश्न हमारा 2018 में आया था। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए, 2018 में फिर से यही पूछा गया। तो निबंधात्मक परीक्षा 2 प्रकार की होती है। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो कि फिर से 2018 में आया था, रिपीट हुआ था, विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो भाई किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है विश्वसनीयता। मतलब कहने का यह है कि यदि एक व्यक्ति की परीक्षा
किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार मतलब हर समय, हर टाइम, हर बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है, मतलब एक समान अंक आते हैं हर बार, तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। निदानात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर एक जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? पूछा गया है आपसे, तो मूल्यांकन से अभिप्राय होता है मूल्य के अंकन से। एक प्रश्न जो हम पहले भी कर चुके हैं परिकल्पना के बारे में, तो 2022 में पूछा गया था अति लघु में हमसे कि परिकल्पना क्या है या इसका आशय क्या है। तो शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। अब मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष क्या हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष, यही हैं। ठीक है। परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? 2019 में पूछा गया था हमसे ये वाला प्रश्न। तो परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अगला प्रश्न 2017 में एक बार फिर से पूछा गया था कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो भैया मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य क्या होता है कि छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का हम मूल्यांकन करना। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 2017 में फिर से पूछा गया है कि मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये युग्म मूल्यांकन क्या होता है? तो इसमें छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं। बढ़ते हैं दमदार प्रश्न की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्र प्रोफाइल क्या है? पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में आपसे कि छात्र प्रोफाइल क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। किसके द्वारा? छात्र प्रोफाइल के द्वारा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती है? बताइए भाई, मालूम है आपको? मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती हैं? सबसे पहले होती है सत्रीय परीक्षा, दूसरे नंबर पर आती है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा और तीसरे नंबर पर हमारी आती है वार्षिक परीक्षा। ये मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं हैं, 3 परीक्षाएं होती हैं। मूल्यांकन को फिर से अगर परिभाषित करें, फिर आ गया ये प्रश्न, तो भैया हम क्या लिखेंगे कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न 2017 और 2022 2 बार पूछा गया था हमसे। कौन सा प्रश्न है? क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं पूछी थी हमसे। 2017 में भी पूछा था और 2022 में भी पूछा था। हो सकता है 2023 में भी आ जाए, इसलिए अच्छे से देख लीजिए कि क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं क्या है। पहली है शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। दूसरी, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न 2019 और 2018 2 बार पूछा गया है, बदल कर उसका टाइप बदल देता है। ठीक है। तो नवाचार से क्या समझते हैं, ये भी पूछा गया है। शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए, ऐसे भी आ सकता है। शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं नवाचार से? तो ये प्रश्न बदल कर आता है, लेकिन नवाचार लिखा होगा तो आप एक ही चीज़ लिखना। क्या लिखेंगे? नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना, यही क्या होता है कि नवाचार होता है। जब भी हम किसी कार्य को नए ढंग से करते हैं या कोई नया कार्य करते हैं तो वही हमारा नवाचार होता है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2018 में भी आया है और 2022 में भी आया है। प्रश्न क्या है? उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस 2 या 3 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो भैया उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके, ठीक है, यानी कि जो बच्चा सीखता है, छात्र जो है वो जो भी सीखता है, जो भी विषय वस्तु को सीखता है, उससे संबंधित समस्याओं को या त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना। समझ गए? परीक्षण किसे कहते हैं या परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो भैया परीक्षण के द्वारा जो होता है, प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, यही परीक्षण कहलाता है। परीक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
निबंधात्मक परीक्षण होता है और ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। अब एक प्रश्न 2019 में आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां, समझ रहे हैं, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो आपको सिर्फ किस पक्ष से संबंधित होती है लिखना है, कौशलात्मक पक्ष से। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कौशलात्मक पक्ष से मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां पक्ष से, कौन से पक्ष से होती हैं? कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। 2017 में पूछा गया था हमसे कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य मोटिवेशन, फीडबैक यानी कि अभिप्रेरणा, पृष्ठपोषण, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर कि भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? मूल्यांकन का उद्देश्य लिखेंगे अधिगम स्तर की जांच करना। यही हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। सही है ना? अब एक और प्रश्न है 2018 में हमसे पूछा गया था, आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, या फिर समेटिव मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन, ये तीनों एक ही है। ठीक है, आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। समस्या हमारी, समाधान भी हमारा किसका मूल आधार है? वीडियो में 2 बार बता चुका हूँ। समस्या हमारी, समाधान भी हमारा किसका मूल आधार है? क्रियात्मक शोध का। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था बताइए? स्टीफन एम कोरे ने किया था। अगला प्रश्न हमारा हमसे पूछ लेता है, 2018 में पूछा भी गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो 3 अंग मुख्य हैं, शिक्षण उद्देश्य, दूसरा सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा होता है हमारा व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2018 और 2022 में पूछा गया है, मापन के प्रकार बताइए। बस इतना पूछा था कि मापन के प्रकार बताइए, और 2 प्रकार लिखने हैं आपको। कौन कौन से? पहला हमारा लिखना है कि मानसिक मापन, और दूसरा हमारा होता है भौतिक मापन। यही 2 मापन के प्रकार हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए, या क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेष। ठीक है, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, प्रश्नावली में प्रश्न उत्तर किया जाता है। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? बताया है 6 चरण होते हैं। क्रियात्मक शोध के प्रमुख 6 चरण होते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर प्रमुख दिए गए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यही जो हमारे हैं ये क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हैं। ठीक है, चलिए अगले हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हमसे पूछ लेता है। 2018 में पूछा भी गया है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो हम क्या लिखेंगे? उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। अगला प्रश्न हमारा है, मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? पिछली बार भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। समझ गए? मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के मुख्य 4 पक्ष होते हैं। ठीक है, मेन जो होते हैं वो 4 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया था, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? शायद मैंने इस वीडियो में बताया है या नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? इसको अगर हम देखें तो सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे कि दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि किस बच्चे ने किसी कार्य को कितने अच्छे से कंप्लीट किया है, इस बात पर हम अच्छे से ध्यान देते हैं। किसमें? दक्षता आधारित मूल्यांकन में।
मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? मौलिक शोध। एक हमारा प्रश्न पूछा गया था 2022 में कि भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? तो भाषाई कौशल से तात्पर्य होता है बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों का भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से। मतलब भाषा संबंधी कौशल कौन से होते हैं? अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही हमारे भाषा संबंधी कौशल होते हैं और इन्हीं का विकास करना अत्यंत आवश्यक होता है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 15 नंबर के आते हैं, आपको पता होगा। तो सबसे पहला है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। ठीक है ना, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन है एनसीईआरटी का। ठीक है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। अगला प्रश्न हमारा है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है बताइए? विद्यार्थी होता है, अध्यापक होता है, विद्यालय होता है या प्रधानाचार्य होता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो है वो विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, स्टूडेंट होता है। ठीक है, एक प्रश्न और है जो 2018 में पूछा गया था। ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई थी, कब हुई थी? 1956 यानी कि 1956 में। एक और प्रश्न 2018 में आया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ, कब हुआ था? 2009 में। आज की इस वीडियो में हमने वो सभी प्रश्न देख लिए हैं, समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं जो एग्ज़ाम में हर बार आते हैं और इस बार भी आने की संभावना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे, ये मैं दावा करता हूँ। और आपको करना क्या है? एग्ज़ाम देते टाइम बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, सरस्वती माँ का नाम लेना और आँख बंद करके याद करना और सब लिखते जाना। ठीक है, क्योंकि आप अपना और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। आगे चलकर आपको एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। दुनिया सिर्फ ताने मारती है, आप कितनी मेहनत करते हो कोई नहीं देखता। आप किस मुकाम पर हो, आप क्या करते हो, ये हर कोई पूछता है। तो इसीलिए अपने आप से वादा कीजिए कि पढ़ाई में कोई भी काम चोरी नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करोगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @शिवानसर। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए @शिवानसर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना एक प्यारी सी, जिसे पढ़कर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।